अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कौन से पॉसिबल पेपर से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो सिनेरियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो इधर जो इंजर्ड वर्कर है या दूसरे वर्कर्स ने आईएलओ की आर्टिकल 19 और रिकमेंडेशन 16 की तहत जो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की आर्टिकल है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने पूरी नहीं की। तो हम दो दो तीन तीन पॉइंट्स बताएंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट था C155 का आर्टिकल 19 कहता है कोऑपरेट विद एम्प्लॉयर इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। वो कहता है आप एम्प्लॉयर के साथ कोऑपरेट करें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में। जबकि कैसे इसने कंप्लाई नहीं किया था, इसने क्या किया था, बट इन द गिवन सिनेरियो द इंजर्ड वर्कर डिड नॉट cooperated and operated the monster even he was told the monster is not working properly, still operated it, therefore depicts poor cooperation and contravention। तो ये बताता है कि उसने कॉपरेट नहीं किया, उसे मना किया गया था। जो मैनेजर था हमारे पास, उसने मना किया था कि कोई भी मॉन्स्टर को ना चलाए। उसके बावजूद इसको पता भी था मॉन्स्टर ख़राब है, इसने आके चलाने की कोशिश की, तो इसने वायलेशन की। दूसरी वायलेशन क्या थी कि गिवन ए प्रॉपर ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग दी जाए। इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। यहाँ जो लिखा हुआ है मैं उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेनिंग नहीं दी गई थी अडेक्वेटली, बल्कि शिफ्ट सुपरवाइज़र जो थे वो बिज़ी रहते थे। ये जब उनके पास जाते भी थे तो वो लोग अवेलेबल नहीं होते थे, उन्हें ढूंढना मुश्किल होता था। और इसने ट्रेनिंग नहीं ली। और दूसरा था ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, सुपरविजन कोई भी अवेलेबल नहीं था, उसने सेफ्टी को वायलेट किया। वो हाइड्रोलिक रूम में चला गया। ट्रेनिंग होती तो हाइड्रोलिक रूम में ना जाता, उसको पता होता सेफ्टी गेट काम नहीं कर रहा। तीसरी रिकमेंडेशन थी कि अपना और दूसरों का ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर ऑन सेल्फ एंड अदर्स। लेकिन इसने अपना और दूसरों का ख्याल नहीं रखा, बल्कि इसने मास्टर रूम को एक्सेस किया, हाइड्रोलिक रूम को उसके अंदर गया और उसकी लाइट को इस्तेमाल किया, तो इसने केयर को ब्रीच किया। क्वेश्चन नंबर 2 था कि अनइंश्योर्ड कॉस्ट क्या होती है। अगर इससे उल्टा क्वेश्चन ये हो सकता है इंश्योर्ड कॉस्ट क्या होती है। देखें जी, इंश्योर्ड कॉस्ट ये होती है, मेडिकल कॉस्ट इंश्योर्ड होती है। मैं आपको स्लाइड से दिखा देता हूँ। मेडिकल कॉस्ट इंश्योर्ड होती है। दूसरा, एक सेकंड में स्लाइड, अभी यहाँ पे इंश्योर्ड कॉस्ट में शो करूंगा, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड वाली स्लाइड है। तो अनइंश्योर्ड कॉस्ट तो हम लोगों मैंने लिख के दे दी है, लेकिन अगर वो आपसे उल्टा सवाल कर ले कि इंश्योर्ड कॉस्ट क्या हो सकती हैं, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। इंश्योर्ड कॉस्ट, अगर फायर से कोई डैमेज हो जाए, जैसे फायर लगती है, कोई कंपनी को डैमेज हो, वो इंश्योर्ड होती है। इंजरी या डेथ इंश्योर्ड होती है। और मेडिकल कॉस्ट इंश्योर होती है। अगर कोई इमीडिएट जो खर्चा होता है वो इंश्योर होता है। तो यहाँ पे उसने पूछा है अनइंश्योर्ड कॉस्ट, तो उसका ये जवाब है सिक पे, जितना अरसा वो बीमार रहेगा उसकी तनख्वाह। इक्विपमेंट डैमेज, अगर जैसे यहाँ पे हाइड्रोलिक मास्टर है वो टूटेगा तो उसका खर्चा जो आएगा वो भी अनइंश्योर्ड है। लीगल कॉस्ट, वकील वगैरह हायर करेंगे, फाइन वगैरह होगा, वो अनइंश्योर्ड है। कंपनसेशन कॉस्ट, कि अगर वर्कर इंजर हो जाता है उसकी तनख्वाह या उसकी जो कंपनसेशन होगी वो। उसके अलावा रेवेन्यू लॉस, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो नाम खराब होगा, लोग नहीं आएंगे पार्क में, तो वो भी नुकसान होगा। नेगेटिव इंडिकेटर क्या है, एक्सीडेंट्स हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट और इंजरीज आई थी। लीडरशिप नहीं थी, सीईओ अवेलेबल नहीं होता था बल्कि बिजी होता था। थ्रेटनिंग कल्चर है। फिर हमारे पास ट्रेनिंग्स पुअर हैं, ये सारी बेसिक बेसिक लिखी हुई है। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, बिजनेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है। फिर वो अगला पूछता है कि एविडेंस कलेक्शन के लिए क्या होता है। सबसे पहले हम सीन को सिक्योर करते हैं, फिर आई विटनेसेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई विटनेस कौन था, कॉल अटेंडर था। फिर फिजिकल एविडेंस, पिक्चर्स वगैरह वीडियोस बनाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं, उसने डॉक्यूमेंट्स भी रिव्यू किए थे। और सूटेबल कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं। फिर इमीडिएट कॉजेज क्या थी, एक उसका अनसेफ एक्ट था कि वो हाइड्रोलिक रूम में गया, ये इमीडिएट कॉज थी। अनसेफ एक्शन था, कंडीशन थी कि सेफ्टी गेट खराब था जिसकी वजह से हादसा हुआ। फिर उसका हाथ क्रश हुआ। और पुअर कम्युनिकेशन थी, उसको दूसरे सुपरवाइजर ने ये तो बताया था कि वो काम नहीं कर रहा, लेकिन ये नहीं बताया था मसला क्या है। फिर कहते हैं कि प्रोसीजर्स को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम इमरजेंसीज की लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन सी इमरजेंसी हैं, फर्स्ट एड की अरेंजमेंट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, कि जब इमरजेंसी होगी कौन जिम्मेदार होगा, ट्रेनिंग देंगे उनको। और आखिर में हम सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्ट कर सकते हैं कि उनको ड्रिल्स दें, ट्रेनिंग कराएं, प्रैक्टिस कराएं।
फिर वो कहता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा है कि लीगल कंप्लायंस, आप लॉ के साथ मीट करेंगे। दूसरा, रेपुटेशन आपकी बेहतर होगी। तीसरा, सेफ्टी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होगी। प्रोडक्टिविटी, ज़ाहिर सी बात है, मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर आखिरी क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले हैज़र्ड आइडेंटिफाई होंगे, फिर सेफ्टी कल्चर इंप्रूव होगा और डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। बस ये चीज़ें आपने दो दो तीन तीन पॉइंट याद कर लेने, आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह इजीली पास हो जाएगा।